दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। अब इससे आगे की कथा आप सुनेंगे पंडित नेहरू जी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज में। पत्र संख्या 8, 13 जनवरी। पश्चिमी एशिया के साम्राज्य। प्रिय प्रियदर्शिनी, कल तुम सभी को देखना अच्छा लगा, लेकिन मुझे दादू को देखकर धक्का लगा। वह बहुत कमजोर और बीमार लग रहे थे। उनकी अच्छी देखभाल करना और उन्हें फिर से स्वस्थ और मजबूत बनाना। कल मैं तुमसे मुश्किल से बात कर सका। छोटी सी मुलाकात में कोई क्या कर सकता है। मैं इन पत्रों को लिखकर उन सभी मुलाकातों और बातचीत की भरपाई करने की कोशिश करता हूं जो हमारी नहीं हो सकी। लेकिन यह खराब विकल्प है और यह नाटक ज्यादा देर नहीं चलता। फिर भी कभी कभी नाटक करना अच्छा होता है। आइए प्राचीनों के पास वापस चलते हैं। हम हाल ही में पुराने यूनानियों के साथ थे। इस समय अन्य देश कैसे थे? हमें यूरोप के अन्य देशों के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम नहीं जानते, या कम से कम मैं नहीं जानता उनके बारे में कुछ भी बहुत दिलचस्प। उत्तरी यूरोप की जलवायु संभवतः बदल रही थी और इसके परिणाम स्वरूप नई परिस्थितियां आई होंगी। बहुत बहुत पहले, जैसा कि तुम्हें शायद याद होगा, पूरे उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया में बहुत ठंड थी। इसे हिमयुग कहा जाता था और विशाल ग्लेशियर मध्य यूरोप तक आ गए थे। संभवतः उस समय मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, या यदि था भी तो वह मनुष्य से अधिक पशु था। तुम सोच सकती हो कि हम अब कैसे कह सकते हैं कि उन दिनों ग्लेशियर थे। निस्संदेह उनका कोई लिखित अभिलेख नहीं हो सकता, क्योंकि उन दिनों न तो कोई पुस्तकें थीं और न ही पुस्तक लिखने वाले। लेकिन तुम प्रकृति की पुस्तक को तो नहीं भूली हो। मुझे उम्मीद है प्रकृति का अपने इतिहास को अपनी चट्टानों और पत्थरों में लिखने का तरीका है, और जो चाहते हैं वे उसे वहां पढ़ सकते हैं। ये एक प्रकार की आत्मकथा है, अर्थात अपना इतिहास। अब ग्लेशियरों का अपने अस्तित्व के बहुत ही विचित्र निशान छोड़ने का तरीका है। एक बार पहचान जाने पर तुम उन्हें मुश्किल से गलत पहचान सकती हो, और यदि तुम इन निशानों का अध्ययन करना चाहती हो तो तुम्हें केवल हिमालय या एल्प्स या कहीं और के हमारे वर्तमान ग्लेशियरों में से किसी के पास जाना है। तुमने खुद एल्प्स में माउंट ब्लैंक के आसपास के ग्लेशियर देखे हैं, लेकिन शायद उस समय किसी ने तुम्हें ये विशेष निशान नहीं दिखाए। कश्मीर में और हिमालय के अन्य भागों में बहुत से सुंदर ग्लेशियर हैं। हमारे लिए निकटतम ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है, जो अल्मोड़ा से लगभग 1 सप्ताह की मंजिल है। मैं वहां एक बार गया था, जब मैं एक छोटा बच्चा था, तुमसे बहुत छोटा, और मुझे वह अब भी स्पष्ट रूप से याद है। इतिहास और अतीत के बजाय मैं ग्लेशियरों और पिंडारी की तरफ भटक गया। यह नाटक के खेल का परिणाम है। मैं यदि संभव हो तो तुमसे इस प्रकार बात करना चाहता हूं जैसे तुम यहां हो, और यदि मैं ऐसा करूं तो हमें अवश्य ही कभी कभार ग्लेशियरों और इसी तरह की चीजों की छोटी यात्राएं करनी चाहिए। हमने हिमयुग के संदर्भ के कारण ग्लेशियरों की चर्चा शुरू की थी। हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर मध्य यूरोप और इंग्लैंड तक आए थे, क्योंकि हम अब भी इन देशों में ग्लेशियरों के विचित्र निशान पा सकते हैं। ये पुरानी चट्टानों पर पाए जाते हैं, और इससे हमें लगता है कि उस समय पूरे मध्य और उत्तरी यूरोप में बहुत ठंड रही होगी। बाद में यह गर्म हो गया और ग्लेशियर धीरे धीरे सिकुड़ गए। भूवैज्ञानिक जो पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं हमें बताते हैं कि इस ठंडे दौर के बाद एक गर्म दौर आया, जब यूरोप में आज की तुलना में भी अधिक गर्मी थी। इस गर्मी के कारण
यूरोप में घने जंगल उगाए। आर्य अपनी यात्राओं में मध्य यूरोप भी पहुंचे। इस काल में वे वहां कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं करते दिखाई देते, इसीलिए हम फिलहाल उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। यूनान और भूमध्य सागरीय के सभ्य लोग संभवतः मध्य और उत्तरी यूरोप के इन लोगों को बर्बर मानते थे, लेकिन ये बर्बर अपने जंगलों और गांवों में स्वस्थ और योद्धा जीवन जी रहे थे और अनजाने में उस दिन की तैयारी कर रहे थे जब वे दक्षिण के अधिक सभ्य लोगों की सरकारों पर झपट कर उन्हें उलट देने वाले थे। लेकिन यह बहुत बाद में हुआ और हमें पहले से चर्चा करने की जरूरत नहीं। यदि हम उत्तरी यूरोप के बारे में कम जानते हैं तो महान महाद्वीपों और देश के बड़े हिस्सों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। अमेरिका को कोलंबस द्वारा खोजा गया माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसा कि हम अब पता लगा रहे हैं, कि कोलंबस के वहां जाने से पहले सभ्य लोग वहां नहीं रहते थे। लेकिन फिर भी उन प्रारंभिक दिनों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम अमेरिका के बारे में कुछ नहीं जानते, न ही हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ जानते हैं। निस्संदेह मिस्र को छोड़कर और भूमध्य सागरीय तट को भी, मिस्र इस काल में संभवतः अपनी महान और प्राचीन सभ्यता के पतन के दौर में था, लेकिन फिर भी उन दिनों यह एक बहुत उन्नत देश था। अब हमें विचार करना है कि एशिया में क्या हो रहा था। यहां, जैसा कि तुम जानती हो, प्राचीन सभ्यता के 3 केंद्र थे, मेसोपोटामिया, भारतीय और चीनी। मेसोपोटामिया और फारस और एशिया माइनर में उन प्रारंभिक दिनों में भी साम्राज्य के बाद साम्राज्य आते और जाते रहे। असीरियाई साम्राज्य था, मीडियन, बेबीलोनियाई और बाद में फारसी। हमें इस बात का विस्तार में जाने की जरूरत नहीं कि ये साम्राज्य कैसे एक दूसरे से लड़े या थोड़ी देर के लिए साथ साथ शांति में रहे या एक दूसरे को नष्ट किया। तुम यूनानी नगर राज्यों और पश्चिमी एशिया के साम्राज्यों के बीच अंतर देखोगी। बहुत प्रारंभिक दिनों से ही इन देशों में एक महान राज्य या साम्राज्य के लिए जुनून दिखाई देता है। शायद ये उनकी पुरानी सभ्यता के कारण था या कोई और कारण रहे होंगे। एक नाम तुम्हारी दिलचस्पी का हो सकता है, यह क्रीसस का है, जिसके बारे में तुमने अवश्य सुना होगा। क्रीसस की तरह अमीर होना अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत बन गई है। तुमने इस क्रीसस की कहानियां भी पढ़ी होंगी कि वह कितना अमीर और घमंडी था और कैसे उसे नीचा दिखाया गया। क्रीसस लीडिया नामक देश का राजा था, जो एशिया के पश्चिमी तट पर था, जहां आज एशिया माइनर है। समुद्र को छूने वाला देश होने के कारण संभवतः वहां बहुत व्यापार होता था। उसके समय में साइरस के अधीन फारसी साम्राज्य बढ़ रहा था और शक्तिशाली हो रहा था। साइरस और क्रीसस में संघर्ष हुआ और साइरस ने क्रीसस को हराया। इस पराजय की कहानी और कैसे दुहक में घमंडी क्रीसस में बुद्धि और समझ आई, हमें इतिहास के एक यूनानी लेखक हेरोडोटस द्वारा बताई गई है। साइरस का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो संभवतः पूर्व में भारत तक फैला हुआ था, लेकिन उसके एक उत्तराधिकारी डेरियस का और भी बड़ा साम्राज्य था। इसमें मिस्र और मध्य एशिया का एक हिस्सा और यहां तक कि सिंधु नदी के पास भारत का एक छोटा हिस्सा भी शामिल था। कहा जाता है कि उसके इस भारतीय प्रांत से उसके पास श्रद्धांजलि के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में सोने की धूल भेजी जाती थी। उन दिनों सिंधु नदी के पास सोने की धूल रही होगी। अब वहां कुछ भी मिलना नहीं है और वास्तव में वह देश बहुत हद तक बंजर भूमि है। इससे पता चलता है कि जलवायु कैसे बदल गई होगी। जैसे जैसे तुम इतिहास पढ़ोगी और अतीत की परिस्थितियों के बारे में सोचकर उनकी तुलना वर्तमान परिस्थितियों से करोगी, एक चीज जो तुम्हारी सबसे अधिक दिलचस्पी का विषय होगी, वह है मध्य एशिया में हुआ परिवर्तन। यह वह स्थान था जहां से असंख्य जनजातियां, स्त्री पुरुषों के झुंड निकले, जो दूर दूर के महाद्वीपों में फैल गए।
यह वह स्थान था जहां अतीत में महान और शक्तिशाली शहर थे, समृद्ध और जनसंख्या से भरपूर। आज की महान यूरोपीय राजधानियों के समान आज के कलकत्ता या बंबई से कहीं बड़े शहर। हर तरफ बगीचे और हरियाली थी और जलवायु अत्यंत सुहावनी थी, न तो अधिक ठंडी न ही अधिक गर्म। ये सब कुछ था और अब सैकड़ों वर्षों से ये एक नंगा दुर्गम देश है, लगभग एक रेगिस्तान। अतीत के कुछ महान शहर अब भी बचे हैं, समरकंद और बुखारा। उनके नाम ही ढेरों यादों को जगाते हैं, लेकिन वे अपने पूर्व रूप की छायाएं मात्र हैं। लेकिन मैं फिर से पहले से बात कर रहा हूं। हम जिन प्राचीन दिनों पर विचार कर रहे थे, उस समय कोई समरकंद या बुखारा नहीं था। ये सब आना था। भविष्य का पर्दा इसे छुपाए हुए था और मध्य एशिया की महानता और पतन अभी भी होना था। प्रिय दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की हिंदी अनुवाद विश्व इतिहास की झलक थी। ध्यान रखें, आज के इस सोशल मीडिया के युग में इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव कंटेंट बनाना बेहद कठिन काम है। इसमें घंटों की मेहनत, गहरी रिसर्च और समर्पण की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स। सुपर चैट या मेंबरशिप के जरिए हमारा आर्थिक साथ दें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें प्रेरणा देता है और अच्छे कंटेंट को बुरे कंटेंट के सामने जीतने में मदद करता है। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन को, बकवास की जगह सच्चे ज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं।